हेलो फ्रेंड्स, उमंग स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये करंट अफेयर्स की वीडियो है जो आई दृष्टि नाम से आती है मार्केट में, वही उसी बुक्स की वीडियो है। यूपी पीसीएस, आरओ, बीपीएससी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। करंट कितना महत्वपूर्ण होता है आप सभी लोग जानते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन हर परीक्षा में आते हैं। पहला देखते हैं, टॉपिक क्या है। एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी। भारत के संदर्भ में समकालिक चुनावों से तात्पर्य है कि लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ कराए जाने वाले चुनाव। इसे एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। 1951 से 1967 तक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के अधिकांशतः चुनाव एक साथ किए जाते थे, लेकिन 1967 के बाद में हुआ क्या, स्थितियों में परिवर्तन आया और समय के साथ ही इसका क्रम क्या हुआ, टूट गया। और निर्वाचन अलग अलग टाइम पर प्रत्येक वर्ष में कहीं ना कहीं पर स्टेटों में कहीं उपचुनाव, किसी स्टेट में चुनाव आयोग का आयोजन किया जाने लगा, जिससे क्या हुआ, अधिक खर्च होने लगा और आदर्श आचार संहिता भी लंबे समय तक कहीं ना कहीं लगी रहती। इससे क्या है, जो जितने भी विकास कार्य होते हैं वो अवरुद्ध होते हैं। भारत के विधि आयोग ने इसके संबंध में 170वीं रिपोर्ट में इसकी सिफारिश की थी, क्या सुधार की सिफारिश की थी। अब इसमें याद करने योग्य तथ्य क्या है, स्मरणीय तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट में दिया था। इस प्रस्ताव में देश में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। प्रथम चरण में लोकसभा और विधानसभाओं में चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएंगे। दूसरी चरण में 100 दिन के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव किए जाएंगे। इन सब के लिए 2 प्रकार के संशोधन विधेयक प्रस्ताव लाने पड़ेंगे। अब किस किस आर्टिकल में संशोधन करना पड़ेगा, अनुच्छेद 83, 172 और 82 क में संशोधन करना पड़ेगा। उपयुक्त संशोधनों के लिए अनुच्छेद 368 के भी में दी गई संविधान संशोधन की 2 शर्तों को पूरा करना होगा। प्रथम शर्त के अनुसार दोनों सदनों में कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा मतदान किया जाना अनिवार्य है। द्वितीय शर्त के अनुसार प्रथम शर्त के अधीन रहते हुए उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों से संशोधन के पक्ष में है। ये 2 शर्तों को क्या है, अनिवार्य रूप से मानना पड़ेगा, उसके बाद में संविधान में संशोधन किया जा सकेगा। दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा ये विधेयक अधिनियम बन जाएगा। द्वितीय चरण के प्रस्तावों यानी मतलब निकाय के चुनाव, केंद्र एवं राज्यों के चुनाव के 100 दिन के अंदर कराए जाने के विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर भेजने हेतु पूर्व आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन कराना होगा। अब इसका मतलब समझिए, जो दूसरे चरण में स्थानीय निकायों में जो चुनाव कराया जाएगा उसके लिए जो संशोधन किया जाना है, उसमें आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन करना होगा। अब इसके कुछ तथ्य देखते हैं। इसमें वन नेशन वन इलेक्शन वाली कमेटी में 8 सदस्य थे। गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। इसके सदस्य कौन कौन थे, केंद्रीय गृह मंत्री गुलाम नबी आज़ाद, वित्त मंत्री के पूर्व अध्यक्ष, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, संजय कोठारी और अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य थे। सचिव कौन थे, नितिन चंद्र, सचिव भारत सरकार। विधि एवं कार्य विभाग की रिपोर्ट मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई थी। 2024 में ये रिपोर्ट द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपी गई थी। अब देखो नेक्स्ट योजना क्या है।
PM आशा योजना जारी करने की मंजूरी मिल गई है। वर्ष 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई व्यापक योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PMAASHA PM आशा योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय बजट 2018 में की गई, अब ये कब घोषणा की गई थी? केंद्रीय बजट 2018 में की गई घोषणा के अनुरूप इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य प्रदान करना था। क्या करना था? किसान को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान कराना था, और ये 2018 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक, 2018 के बजट के अनुरूप इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य प्रदान करना था। यह योजना किसानों को उनकी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब MSP प्रदान करने पर आधारित है। आगे देखते हैं। 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM आशा योजना के अंतर्गत शामिल योजनाओं को जारी रखने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी। अब देखो इसमें क्या क्या है और आगे देखते हैं। इस पर 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान, अब 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कितना 2025-26 से स्टार्ट होगा। कार्यकाल के दौरान 3500 करोड़ 35,000 करोड़ का व्यय होगा। इस योजना पर कितना करोड़ व्यय होगा? 35,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। PM आशा योजना के अंतर्गत अब निम्न घटक शामिल होंगे। क्या क्या शामिल होगा? मूल्य समर्थन योजना, ये इस योजना के अंतर्गत ये वाली योजनाएं शामिल है। मूल्य समर्थन योजना, इसे PSS प्राइस सपोर्ट स्कीम बोलेंगे। मूल्य स्थिरीकरण कोष, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, मूल्य घाटा भुगतान योजना, प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम, बाजार हस्तक्षेप योजना। अब PM आशा योजना के परिणाम स्वरूप किसानों को उनके उत्पादों हेतु उचित मूल्य दिलाने के साथ साथ उपभोक्ताओं को मिलने वाली आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में आने वाले उतार चढ़ाव को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। मतलब इस योजना के अंतर्गत किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी ध्यान में रखा गया है। मतलब किसी चीज़ के रेट अधिक ना हो जाए, किसी का रेट कम ना हो जाए मार्केट में। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जनजाति समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान को प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इसके तहत जनजाति बहुल गांव और आकांक्षी जिलों में सभी जनजाति परिवारों का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें लगभग 63,000 गांव शामिल होंगे, जिसमें 5 करोड़ जनजाति लोगों को लाभ मिलेगा। एक बार फिर देखते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जनजाति समुदायों के सामाजिक आर्थिक सुधार हेतु प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना के प्रारंभ करने की घोषणा की। जनजाति बहुल गांव आकांक्षी जिलों के सभी जनजाति परिवारों को पूर्ण कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा। लगभग 63,000 गांव शामिल होंगे और 5 करोड़ जनजाति लोग को लाभ मिलेगा। 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी। इस अभियान हेतु कुल व्यय 79,156 करोड़ निर्धारित किया गया है। इसमें केंद्र का हिस्सा लगभग 56,333 करोड़ और राज्यों का हिस्सा
22,823 करोड़ रुपए होगा। इस अभियान में 30 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के जनजाति बाहुल गांव वाले 549 जिले और 2,740 ब्लॉकों को शामिल किया गया है। 30 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के जो जनजाति बाहुल गांव हैं उनमें 549 जिले हैं और 2,740 ब्लॉक शामिल हैं। इस अभियान के अंतर्गत 25 कार्यक्रम शामिल हैं जिन्हें 17 मंत्रालयों द्वारा किया जाएगा। कितने कार्यक्रम? 25 कार्यक्रम शामिल हैं और 17 मंत्रालयों द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से स्वदेश दर्शन के अंतर्गत 1000 गृह प्रवासों को बढ़ावा दिया जाएगा। कितने? 1000 गृह प्रवासों को, होम स्टे को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन क्षमता का दोहन करना और जनजातीय समुदाय को वैकल्पिक आजीविका प्रदान कराना है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियां एसटी की जनसंख्या 10.45 करोड़ है। देश में 750 से अधिक जनजातीय समुदाय हैं। कितने? 705 से अधिक जनजातीय समुदाय हैं। अब देखो नेक्स्ट योजना देखते हैं क्या है। बायोराइड योजना को मंजूरी दी गई है। बायोराइड योजना क्या है? ग्लोबल बायो इंडिया जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित हितधारकों का एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। ग्लोबल बायो इंडिया जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित हितधारकों के एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इस वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा किया जाता है, जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 इसका चौथा संस्करण का आयोजन सितंबर 2024 में नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। अब इसमें देख लिए इम्पोर्टेंट क्या है। 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बायोराइड योजना को मंजूरी प्रदान की गई। बायोराइड का पूर्ण रूप है अब ये इम्पोर्टेंट है। बायोराइड का पूर्ण रूप है जैव विविधता, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास। बायोराइड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये इसका पूर्ण रूप से। बायोराइड योजना के अंतर्गत योजना में जैव विविधता जैव प्रौद्योगिकी विभाग की 2 योजनाएं। एक है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास, दूसरी है औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास का विलय कर दिया गया। ये योजनाएं पहले से चल रही थी, इनका क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। कौन कौन सी? एक है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान विकास और एक है औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास, इनका विलय कर दिया गया। ये योजना पहले से चल रही थी। साथ ही इस योजना में बायो मैन्युफैक्चरिंग एवं बायो फाउंड्री नामक एक घटक को भी शामिल किया गया है। एकीकृत योजना बायोराइड का कार्यक्रम 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 25-26 के दौरान है। बायोराइड योजना नवाचार एवं जैव विविधता को बढ़ावा देगी। इसका उद्देश्य क्या है? मेन चीज़ ये देखो, बायोराइड योजना का उद्देश्य क्या है? नवाचार एवं जैव उद्यमिता को बढ़ावा देना, साथ ही जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करना। अब ये एक और है, बायो E3 नीति को मंजूरी। 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो E3 अर्थव्यवस्था, पर्यावरण
और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दे दी गई है। अब बायो E3 क्या है? बायोटेक्नोलॉजी E3, एक ही से इकोनॉमी, दूसरी से इन्वायरमेंट, तीसरी से एम्प्लॉयमेंट। नीति का उद्देश्य उच्च प्रदर्शन वाले जैव निर्माण को बढ़ावा देना है। अब इस जो बायो E3 है, इसमें 6 व्यापक फोकस क्षेत्र शामिल हैं। जैव आधारित रसायन एवं एंजाइम, कार्यात्मक खाद्य एवं स्मार्ट प्रोटीन, सटीक बायो थेरेप्यूटिक्स, जलवायु लचीली कृषि, कार्बन कैप्चर एवं इसका उपयोग, भविष्यवादी समुद्र एवं अंतरिक्ष अनुसंधान। ये इसके क्या है? मेन फोकस बिंदु हैं इसके, जो इस योजना में ध्यान रखा जाएगा इन बिंदुओं पर। इस नीति के तहत बायो निर्माण, बायो AI हब, बायो फाउंड्री की स्थापना के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास एवं व्यवसायीकरण में तेजी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब देखो नेक्स्ट है नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में भारतीय रेलवे ने भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया था। 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी मार्ग पर रवाना किया गया था। वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम गति कितनी है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसके बाद देखिए 1 सितंबर 2024 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने BEML लिमिटेड के बेंगलुरु रेल परिसर से भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को रवाना किया था। जो स्लीपर ट्रेन, अभी तक वंदे भारत ट्रेन क्या थी? सेकंड सिटिंग में थी, लेकिन अब क्या स्लीपर ट्रेन रवाना की। अब ये कहाँ से? BEML लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित किया गया है इसे। अब देखो 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारत की पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। इस ट्रेन का संचालन गुजरात में अहमदाबाद से भुजू के मध्य किया जाएगा। आधिकारिक रूप से इस ट्रेन का पुनर्नामकरण नमो भारत रैपिड रेल के रूप में किया गया है। उल्लेखनीय हो, नमो भारत रैपिड रेल पारंपरिक मेट्रो प्रणालियों से काफ़ी भिन्न है। शहरी मेट्रो ट्रेन आमतौर पर एक शहर की सीमा के अंतर्गत ही संचालित होती हैं, जबकि नमो भारत रैपिड रेल का अंतर शहर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह ट्रेन शहरी केंद्रों के आसपास के क्षेत्रों को से जोड़ेगी, जिससे पहुंच में वृद्धि होगी, जबकि यात्रा में लगने वाले समय में कटौती होगी। नेक्स्ट है मिशन मौसम। मिशन मौसम क्या है? 11 सितंबर 2024 को प्रधान नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम को स्वीकृति प्रदान कर दी है। 2 वर्षों के लिए इस मिशन हेतु 2000 करोड़ रुपए पर व्यय निर्धारित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य है हर मौसम के लिए अधिक तैयार और जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करना। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? हर मौसम के लिए अधिक तैयार और जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करना। अब स्मृति तथ्य देखिए इसमें क्या क्या है। मिशन मौसम मुख्य रूप से केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। भारत मौसम विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के निम्न 3 संस्थान इस मिशन को मुख्य रूप से कार्यान्वित करेंगे। नंबर 1 भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान
राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र। ये 3 क्या, केंद्रीय विज्ञान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 3 विभाग हैं, इसका क्या करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे। मिशन मौसम की परिकल्पना एक बहुआयामी परिवर्तनकारी पहल के रूप में की गई है, जो भारत के मौसम और जलवायु संबंधी विज्ञान अनुसंधान और सेवाओं को अभूतपूर्व बढ़ावा देगी। मिशन मौसम उच्च परिशुद्धता के साथ मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए एक नया मानक स्थापित करेगा। मौसम किस टाइम पर कैसा रहना है, बारिश कब होनी है, इसके लिए एक मिशन के साथ उन्नत अवलोकन प्रणालियों, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और एआई एवं मशीन लर्निंग जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत उन्नत सेंसरों, उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कंप्यूटरों के साथ साथ अगली पीढ़ी के रडार एवं उपग्रह प्रणालियों को शामिल किया जाएगा। इस मिशन मौसम पर चरम घटनाओं एवं जलवायु परिवर्तनों के प्रभावों को निपटने में नागरिकों एवं अन्य हितधारकों की मदद करेगा। अब नेक्स्ट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। अब ये देखते हैं। वर्ष 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। अब ये देखो, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहर क्षेत्र एवं राष्ट्रीय स्तर पर वायु की गुणवत्ता में सुधार लाना था। इस कार्यक्रम के तहत अगले 5 वर्षों में 2024 तक PM मैटर मतलब PM10 एवं PM2.5 के स्तरों में 20 से 30% तक कटौती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। NCAP के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु 130 शहरों को लक्षित किया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी के आधार पर 130 NCAP शहरों की रैंकिंग तैयार करना है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत शहरों की रैंकिंग तैयार करने के लिए उन्हें जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत किया है। 130 शहरों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहली श्रेणी में 47 शहर हैं। अब ये क्या है, जनसंख्या 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर। श्रेणी 2 में 43 शहर हैं जो 3 से 10 लाख की जनसंख्या वाले हैं। श्रेणी 3 में 40 शहर हैं जो 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर हैं। प्रथम श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 शहरों को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया। साथ ही इन शहरों को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। 7 सितंबर 2024 को जयपुर में नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के परिणामों की घोषणा की गई थी। अब स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के परिणाम की घोषणा कब की गई थी? 7 सितंबर 2024 को। कहाँ? जयपुर में। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, कौन है? भूपेंद्र यादव, और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024 प्रदान किए। अब देखो रैंक 1 में कौन कौन से हैं। रैंक 1 में पहले नंबर पर सूरत, गुजरात का सूरत, दूसरे पे जबलपुर मध्य प्रदेश, तीसरे पे
आगरा उत्तर प्रदेश। ये रैंक 1 में है, मतलब 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं। दूसरे पे रैंक श्रेणी में कौन है? फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरावती महाराष्ट्र, झांसी उत्तर प्रदेश। ये 3 से 10 लाख वाली श्रेणी में है। तीसरी श्रेणी कौन सी है? 3 लाख से कम वाली, रायबरेली उत्तर प्रदेश, नलगोंडा तेलंगाना, नालागढ़ हिमाचल प्रदेश। अब है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 उत्तर प्रदेश की स्थिति। अब उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए क्या क्या है। श्रेणी 1। अब समग्र रैंक में आगरा तीसरे नंबर पर है, लखनऊ चौथे नंबर पर है, कानपुर 5वें नंबर पर है, वाराणसी 13 नंबर पर है, गाजियाबाद 22 नंबर पर, 24 नंबर पर प्रयागराज है, 29 नंबर पर मेरठ है। श्रेणी 2 में फिरोजाबाद पहले नंबर पर है, झांसी तीसरे नंबर पर है, गोरखपुर चौथे नंबर पर है, नोएडा 6 नंबर पर है, मुरादाबाद 11 नंबर पर, बरेली 18 नंबर पर। श्रेणी 3 में रायबरेली पहले नंबर पर, अनपरा तीसरे नंबर पर, खुर्जा 16 नंबर पर, गजरौला 18 नंबर पर। अब आगे देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन को नेचर की मान्यता क्या है? नेक्स्ट योजना स्वच्छ भारत मिशन को नेचर की मान्यता 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया भारत स्वच्छ भारत मिशन भारत में सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्रदान करने की दिशा में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय व्यवहार पर्यटन स्वच्छता कार्यक्रमों में से एक है। यह मिशन देश भर के घरेलू शौचालय उपलब्ध कराने के माध्यम से देश को खुले में शौच से मुक्त करने पर केंद्रित है। यह अद्वितीय कार्यक्रम अब देश में संपूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित करने में रूपांतरित हो गया है। 2 सितंबर 2024 को विश्व के अग्रणी बहुविषयक विज्ञान जर्नल नेचर के एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें एक लेख आया था कब? 2 सितंबर 2024 को नेचर से पर। इस लेख का शीर्षक था स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण भारत में शिशु मृत्यु दर। इस लेख के तहत नेचर द्वारा संचालित एक अध्ययन के परिणाम प्रकाशित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि नेचर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन और भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर, जिसे IMR बोलते हैं, एवं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर से EU5MR बोलते हैं। क्या? 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर EU5MR बोलते हैं के मध्य संबंध की जांच करने के उद्देश्य से एक प्रायोगिक अध्ययन का संचालित किया गया था। इस अध्ययन के तहत शिशु एवं बाल स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ भारत मिशन के लाभों की पड़ताल की गई। इस अध्ययन में एक दशक मतलब 2011 से 20 की अवधि तक 35 भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के 640 जिलों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। उपयुक्त क्षेत्रों में प्रति 1000 जीवित बच्चों पर मतलब IMR और EU5MR पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस अध्ययन के अनुसार ऐतिहासिक रूप से भारत में शौचालयों तक पहुंच बाल मृत्यु दर में विपरीत संबंध पाया गया। इस अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि जिला स्तर पर शौचालय तक पहुंच में प्रत्येक 10% बिंदुओं की वृद्धि होने वाले IMR में औसतन 0.9% बिंदुओं तक की कमी और EU5MR में 1.5% बिंदुओं तक की कमी दर्ज की जाती है।
SBM के अंतर्गत 30% से अधिक शौचालय कवरेज वाले जिलों में प्रति 1000 जीवित बच्चों पर IMR 5.3 U5MR 6.8 की कमी दर्ज की गई है। मतलब ये सोचो कि शौचालय बनने से IMR और U5MR इन दोनों में ही क्या कमी दर्ज की गई है। SBM स्वच्छ भारत मिशन के तहत बड़े पैमाने पर शौचालयों के प्रावधान ने प्रतिवर्ष लगभग 60,000 से 70,000 नवजात शिशुओं के जीवन की रक्षा करने का योगदान दिया है। ये सबसे बड़ी बात है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बड़े पैमाने पर शौचालयों के प्रावधान ने प्रतिवर्ष 60,000 से 70,000 नवजात शिशुओं को जीवन की रक्षा का योगदान दिया है। नेचर द्वारा प्रकाशित अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि परिवर्तनकारी स्वच्छता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन ने निम्न और मध्यम आय वाले देशों की आबादी को स्वास्थ्य लाभ प्रदान हो सकता है। स्वास्थ्य के लिए ये जरूरी है। अब ये है स्वच्छता ही सेवा अभियान। क्या है? स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का आयोजन 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 से, ये ध्यान रखना, 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक किया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन प्रतिवर्ष स्वच्छ भारत दिवस 2 अक्टूबर 2024 से पहले किया जाता है। इस अभियान का आयोजन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का केंद्रीय विषय क्या था? स्वभाव स्वच्छ, संस्कार स्वच्छ। ये इसकी क्या है? थीम। स्वभाव स्वच्छ, संस्कार स्वच्छता। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। आगे वीडियो आते रहेंगे करंट अफेयर्स के इसी से रिलेटेड। और अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।